अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। अगले जो लेक्चर थे उस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एटम क्या होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं एटम क्या होते हैं। एटम के बाद हमने देखा था एटम के कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। फिर हमने देखा कि डाल्टन ने क्या बातें की थी, डाल्टन की बातों को देखा था। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आया था। रदरफोर्ड के जो मॉडल थे, रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल पेश किया था उस मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, उस डिफेक्ट्स को हमने देखा। फिर उसके बाद नील बोहर आया, नील बोहर ने अपनी एक थ्योरी पेश की, उस थ्योरी को भी हमने देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने एटम को देख लिए, एटम क्या होते हैं। यानी एटम से मुराद ये है कि हम इस बात तक पहुंचे कि एटम के सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एटम के सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और जो शेल्स होते हैं हमारे पास, उसके ऊपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी ये बात हमें क्या होगी, कंफर्म होगी, ये बात हमें पता लगेगी। अभी किसी ऑर्बिट के अंदर एनर्जी लेवल को हमने देखना है। अभी किसी ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को रखने हैं, कौन से एनर्जी के लेवल से रखने हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल और सब शेल। यानी इलेक्ट्रॉन को हमने शेल के अंदर रखना है। इलेक्ट्रॉन को जब हम शेल के अंदर रखेंगे, किस हिसाब से रखेंगे, उसके बारे में आज हमने क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी यह है कि इलेक्ट्रॉन को जब हमने किसी ऑर्बिट के अंदर रखना है तो उस ऑर्बिट के अंदर उसकी एनर्जी भी देखनी है। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को हमने कौन से वाले ऑर्बिट के अंदर रखने हैं, किस तरह से उसको अरेंज करने हैं, उसके बारे में हमने क्या करने देखने। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है। अभी नंबर ऑफ ऑर्बिट से मुराद ये है कि एन हमारे पास कोई भी वैल्यू है। ठीक है, एन की वैल्यू हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ये हम इसको नंबर दे सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम नंबर दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिट, नेम ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट को हम किसका नाम देंगे, जो शेल्स हैं उनको के का नाम देंगे, एल का नाम देंगे, एम का नाम देंगे और एन का नाम देंगे। ठीक है, ऑर्बिट को हम क्या करेंगे, नाम देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने ऑर्बिट को उनके नाम दे दिए, ठीक है, फिर उसके बाद रेंज ऑफ ऑर्बिट, यानी फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और थर्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फार्मूला ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट का क्या है, फार्मूला। ठीक है, जब हम एन की वैल्यू को, मिसाल के तौर पर ये क्या 2 है, ये हमारे पास 2 लिखा हुआ है। अगर हम एन की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, एन की वैल्यू को 1 पुट करते हैं और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, जब n की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। जब n की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आते हैं, 2 4 जा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू को हम अगर 3 पुट करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास कुछ और आएगा। तो ये फार्मूले है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखने, इसका ये क्या है, फार्मूले। ठीक है, फिर उसके बाद शेल क्या होते हैं और सब शेल क्या होते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, अभी हमने एटम के बारे में पढ़ दिया कि एटम क्या होते हैं। एटम वो होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तो हमें पता है। अभी इस शेल के अंदर हमने किस इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अरेंज करने हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने हैं। तो जो हमारे पास नील बोहर था उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी शेल के अंदर ये मिसाल के तौर पर किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, बल्कि उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी जब तक वो इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़कर किसी हायर शेल के अंदर जाएगा तो लाजमी से वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर स्टेट में जाएगा। इसको हमने एक्साइटेशन का नाम दिया। फिर जब इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को लॉस करेगा, लॉस करने के बाद जो है वो लोअर ऑर्बिट के अंदर आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, तो इन बातों को हमने देखा था। ठीक है, अभी शेल के बारे, शेल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, यानी शेल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, घूमते हैं। ठीक है, उस जगह को हमने किसका नाम दिया, शेल का नाम दिया। ठीक है, फिर सब शेल क्या होते हैं, विद इन द ऑर्बिट, यानी किसी शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। उस ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्बिटल्स होते हैं। उस ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर सब एनर्जी लेवल होते हैं, उनकी क्या होती है, सब एनर्जी होती है। ठीक है, जिस तरह से एक घर है, एक घर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं।
इसी तरह इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी ऑर्बिट के अंदर छोटे छोटे रूम में छोटे छोटे कमरे, उनको हमने ऑर्बिटल्स का नाम दिया। उसकी ऑर्बिटल की जो एनर्जी, सब एनर्जी लेवल्स को कहते हैं। सब शेल के अंदर सब एनर्जी लेवल होते हैं। इस एनर्जी लेवल को हमने क्या किया देखा, ठीक है। फिर इसके बाद एफ प्रिंसिपल यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मालूम करने के लिए एफ ने अपना एक प्रिंसिपल दिया। एफ ने अपना प्रिंसिपल जब दिया, उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन को जब आप लोग फिल कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करते वक्त सबसे पहले आपने लोअर नंबर देखने, वो नंबर आपने देखने हैं कि जो लोअर हो उसको पहले फिल करने, उसके बाद हायर की तरफ जाने। सबसे पहले का मतलब ये कि सबसे पहले लोअर को फिल करो, फिर हायर की तरफ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से देखो कि सबसे पहले लोअर नंबर हमारे पास क्या है, 1s1 यानी 1s1 यानी इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो एफ प्रिंसिपल ये कहते हैं कि सबसे पहले इसको फिल करो क्योंकि ये लोअर एनर्जी वाले, फिर उसके बाद इससे बढ़ा के 2s वाले, ठीक है, 2s वाले को फिल करो, फिर उसके बाद पी पर जाओ, ठीक है। एफ प्रिंसिपल ये कहते हैं कि वो वाले इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को फिल करो जिसकी एनर्जी कम हो, उसको पहले फिल करो, उसके बाद उससे जो जिससे ज्यादा है उसकी तरफ जाओ, फिर ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाते जाओ, ठीक है। ये एफ प्रिंसिपल हमें क्या करते हैं बताते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना, किस हिसाब से अरेंज करना, यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है हमारे पास, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s1 हमारे पास आएगा। फिर बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है, और बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, और ये 5 ग्रुप से क्या लगता है, बिलोंग रखते हैं, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 5 होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह करेंगे, यानी इसके आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके एस शेल 1s2, 2s2 और 2p1, यानी इसके p जो ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके p ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और p ऑर्बिटल मुश्तमिल होते हैं 3 पर। p ऑर्बिटल के अंदर 3 और छोटे क्या होते हैं ऑर्बिटल है, px आ गया, py आ गया और pz आ गया। यानी इसका जो px है उसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के नट है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी इसके p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका p और इसका py और pz इसका क्या है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो दूसरे अल्फाज में इसको हम डायमैग्नेटिक कह सकते हैं और उसको पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं, क्योंकि अंदर इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस वजह से इसको हमने पैरामैग्नेटिक का यानी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है, ये अनपेयर्ड है। तो जब इसका 2s वाले 2s को देखें हम, तो 2s के अंदर हमारे पास क्या है, 2s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसको क्या है कि स्पिन के साथ ऑपोजिट स्पिन, तो ये बात भी याद रखनी है कि अगर आप किसी एटम यानी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उसको फिल कर रहे हैं, तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 से ज्यादा हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, ऑपोजिट स्पिन के साथ, यानी ऑपोजिट स्पिन के साथ आपने उसको क्या करना है, रखने, यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन आते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम इस तरह करेंगे 1s2, 2s2 और 2p2, यानी इसका जो s शेल है उसके अंदर कितने, 2s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p के अंदर यानी इसका px और py, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके p में और एक इलेक्ट्रॉन इसके y में, तो ये अनपेयर्ड है, ठीक है। और फिर जो pz है वो डायमैग्नेटिक है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो किसके बारे में था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को आपने किसी जगह रखने हैं, किस तरह से उसको अरेंज करने हैं और उसकी एनर्जी क्या होगी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट को हमने एक नाम दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 उसका नाम दे दिया। फिर नेम ऑफ ऑर्बिट यानी शेल्स के जो नाम है, ऑर्बिट्स के जो नाम है, KLMN यानी इसके जो नाम है, ठीक है। फिर उसके अलावा रेंज ऑफ ऑर्बिट यानी ऑर्बिट की रेंज क्या है, ठीक है। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर उसके अलावा फार्मूला ऑफ ऑर्बिट यानी ऑर्बिट जो है उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से हमने देखा अगर n की वैल्यू हमने क्या पुट की, 1 पुट की, तो उसका आंसर हमारे पास 2 आया। अगर 2 पुट की तो उसका आंसर हमारे पास
डेटा है, अगर 3 पुट की तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, डेफिनेटली 16 आएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा शेल को देखा, शेल क्या होता है, शेल कौन सी जगह एटम के अंदर होती है, वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह रहा होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपना घूम रहा होता है, उस जगह को शेल का नाम है। फिर सब शेल का नाम है, यानी शेल के अंदर सब शेल होते हैं। ठीक है, उस सब शेल को हमने देखा। ठीक है, फिर उसके अलावा एल्फ प्रिंसिपल के मुताबिक, यानी आपको इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट के अंदर फिल करना है तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले लेवल पर जाओ, जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिट करो, उसके बाद हायर की तरफ जाओ। फिर हमने हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। फिर इसके अलावा हमने बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, फिर कार्बन की। इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, अगली वीडियो में आएंगे तो हमारा टॉपिक आइसोटोप के बारे में होगा। तब तक के लिए आप मुझे